स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो लैब टेक्नीशियन हायर एजुकेशन के द्वारा जो लिया गया पेपर था लास्ट संडे को, उसका जो है सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो इसमें बायोलॉजी के जो 10 क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी उसके अलावा जो मेजर जो सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसके जो 60 क्वेश्चन दिए गए थे उसके क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, निम्नलिखित में समय का इकाई नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो समय का इकाई नहीं है। जैसे आपका सेकंड जो है ये तो समय का इकाई है, वर्ष है ये भी समय का इकाई है, लेकिन जो पारसेक है और ये जो प्रकाश वर्ष हैं ये आपका समय का इकाई नहीं है, बल्कि ये जो दोनों हैं ये किसकी इकाइयाँ हैं, ये दूरियाँ की इकाई है। दूरी को मापने के लिए पारसेक और प्रकाश वर्ष का जो है उपयोग किया जाता है। जो पारसेक है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो गैलेक्सी में या यूनिवर्स में जो दो खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरी को नापने के लिए जो है पारसेक का जो उपयोग किया जाता है। और प्रकाश वर्ष का भी जो उपयोग है वो दो ग्रहों के बीच में या दो सन के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जिसका उपयोग जो है किया जाता है। और प्रकाश वर्ष और पारसेक में अगर बात करें तो जो बड़ा होता है वो आपका पारसेक होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एक पारसेक की, तो जो एक पारसेक होता है वो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। और दोनों ही दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, बी और डी जो है हो जाएगा। ये दूरियों के मात्रक हैं, समय के मात्रक नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। देखिए जो मतलब हमारे पास जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड में जो है उसका जो इंडक्टेंस का सूत्र होता है, इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरणा का जो सूत्र होता है वो एल बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और आई, ये इसका सूत्र होता है। जहाँ पर म्यू नॉट जो होता है ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, कितना हमने उसमें तार को लपेटा है, ए उसका एरिया होता है, और आई क्या होता है, करंट होता है। तो यहाँ से अगर आप रिलेशन को निकालेंगे तो जो आई एल है आपका इंडक्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन के स्क्वायर के, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, एरिया को कांस्टेंट मान लेते हैं और करंट को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि फेरों की संख्या को कितनी कर दी गई, दोगुनी कर दी गई, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो पहले के मुकाबले वो क्या हो जाएगा, 4 गुना जो है उसका प्रेरकत्व जो है या स्वप्रेरकत्व जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि, अब देखो दो समांतर प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उसमें कैपेसिटेंस का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है, जहाँ पर जो के होता है वो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी होता है, और ए जो होता है वो एरिया ऑफ कैपेसिटर होता है, और डी जो होता है वो क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है। इस तरीके से दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो अगर हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ानी है तो देखो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब बचा दो चीज़, या तो एरिया या तो डी। अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, और यदि दूरियों को घटाएंगे तो भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, देखिए प्लेट का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे ना, तो प्लेट का क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यहीं पर ऑप्शन ऐसा होता कि दोनों प्लेट की दूरी को कम कर देते, मतलब देखो यहाँ पर जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो या तो आप एरिया को बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगा, या दूरी को कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगा। तो लेकिन दिया हुआ ऑप्शन में जो है आपका प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, इसीलिए C जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए 200 ग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है। देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया हुआ है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का इसका जो भार है वो कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका दूसरा सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर स्प्रिंग का एक सिरा जो है बॉक्स से बंधा हुआ है, दूसरा क्या है, फिक्स है। ठीक है, स्प्रिंग के आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम भार बॉक्स के अंदर भरा जाता है एवं बॉक्स खाली है। मतलब आपको बोला जा रहा है कि ये अरेंजमेंट आपको दिया है, एक बार ये जो डब्बा है ये खाली है, उस समय इसका आवर्तकाल
और एक बार इस बॉक्स में हम लोग 800 ग्राम के चीज़ को भर देते हैं, उसके बाद जो उसका आवर्तकाल होगा, दोनों का अनुपात जो है हमको निकालना है। तो देखिए, अगर कोई स्प्रिंग जिसका एक सिरा जो है फिक्स है और दूसरा सिरा जो है वो क्या है, आपका किसी बॉक्स या किसी भारी चीज़ से लटका हुआ है, तो उस समय उसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है या आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर 2 पाई रूट m बटे में k। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो अब देखो, पहला केस नंबर फर्स्ट, जहाँ पर बॉक्स क्या है हमारा जो है 800 ग्राम जो है उसमें हमने भर दिया। चलो पहला केस मान लेते हैं कि हमने उसमें 800 ग्राम डब्बे में डाल दिया, तो इस बॉक्स का जो इफ़ेक्टिव वेट है वो कितना हो जाएगा, तो 200 ग्राम तो क्या बोलते हैं इस खाली डब्बे का भार है, और 800 ग्राम हम लोग उसमें और मिला रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी। तो पहले कंडीशन में जो मास होगा हमारा वो 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले केस का इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा। चलिए, दूसरे केस में जो इफेक्टिव मास होगा वो तो डब्बा खाली है, तो डब्बा खाली है मतलब वो हो जाएगा 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 केजी। तो पहले केस में 1 किलोग्राम और दूसरे केस में कितना हो जाएगा आपका 0.2। अब देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T बराबर 2 पाई रूट ओवर m बटे में क्या था, k था। ये मान लेते हैं T1 है और नीचे में मान लेते हैं T2 है, तो इसको भाग देंगे फिर किससे, पहले वाले मास और यहाँ पर m2 बटे में k से। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, T1 बटे में T2 बराबर क्या बचेगा, रूट ओवर m1 बटे में m2 बचेगा कि नहीं, देखो कट जाएगा। अब देखो, पहले केस में मास कितना था 1 केजी, दूसरे केस में मास कितना है 0.2, तो 1 को जब आप 0.2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो रूट 5 आएगा। दोनों का रेशो कितना हो जाएगा आपका, रूट 5 जो है हो जाएगा T1 बटे T2 का। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है B, तो रूट 5 जो है इसका अनुपात जो है हो जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में क्या करना है, व्यवस्थित जो है आपको करना है। चलिए करते हैं। देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या बोलते हैं होगा इसमें से, वो है क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होगा चांदी का। ठीक है, चांदी जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। चांदी के बाद जो है आपका आएगा तांबा, तांबा के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा निकल, और निकल के बाद लास्ट में आएगा लोहा। मतलब DCABE, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर। 16 हो गया, अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। देखिए, एक कारण दिया और उसका जो है क्या दिया, कथन और कारण दिया, हमें पढ़ के बताना है। देखो क्या दिया है, जब ठंडे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बनता है। जैसे आप लोग स्प्राइट वगैरह पीने के लिए जैसे ढक्कन को खोलते होंगे तो उसके आसपास देखे होंगे छोटा सा, मतलब आसपास उसके एरिया में कोहरा सा जो एक क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बन जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, देखिए गैस के रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल से, जब आप बोतल को खोलते हैं तो तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन होने लगता है, जिसके कारण से वो जो है बनता है। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और ये उसका सही व्याख्या जो है कर रहा है, इसीलिए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलाना है। देखिए आपको बोल रहा है यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला से मिलाना है। तो पहला है देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। देखिए, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 बटे में r², दोनों के बीच की दूरी। यहाँ से अगर मुझे इस G का फॉर्मूला निकालना है तो ये F और R आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो F(r²) और ये क्या आ जाएगा, नीचे में m1 m2 आ जाएगा। देखिए अब जो बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, इनटू में r², और बटे में द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, kg, तो 2 बार आएगा kg गुणित kg। चलिए अब देखिए इसका सूत्र को निकालते हैं। m का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, kg, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर की घात में 2। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा हमारे पास, kg की घात में 2। अब ऊपर से 1 kg, नीचे के 1 kg से कट जाएगा,
अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अब हमारे पास यहाँ बचेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर चलो एक बार। हाँ, यहाँ तक केजी से केजी कट गया। अब यहाँ पे बचा लेंथ बचा, ये मीटर मतलब लेंथ, ये मीटर मतलब लेंथ, और समय मतलब टी। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो ऊपर में आएगा हमारे पास m की घात में 3, ये दोनों, और सेकेंड तो आपका नीचे आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, और 1 kg बचेगा। तो देखिए मीटर का डायमेंशनल फार्मूला में क्या होगा, L, तो L की घात में 3, सेकेंड का क्या होगा t की घात में 2, kg का क्या होगा m। तो L की घात में 3 और t की घात में 2 और बटे में m। अब इसको सही सही ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, m जाएगा ऊपर, तो m की घात में ऋण 1, t की घात में ऋण 2 और L की घात में 3। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है बनेगा। तो देखिए कौन सा मैच हो रहा है इससे, m की घात में ऋण 1, L की घात में 3, t की घात में 2। तो ये आपका मैच हो रहा है किससे, सेकेंड से। ये तो ये मैच हो गया आपका इससे, ए से। चलिए बाकी का भी वैसे निकाल लेते हैं, समझ में आया नहीं आपको, यहाँ पर पूरा सॉल्व करके बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र क्या होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, mgh। m मतलब क्या हो गया, kg, ठीक है। g मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब हो जाएगा आपका मीटर में रहेगा। तो kg मतलब हो गया m, ये दोनों लेंथ हैं, तो लेंथ की घात में 2 और समय नीचे है ऊपर जाके t की घात में ऋण 2, तो m l की घात में 2, t की घात में ऋण 2। तो b मैच हुआ किससे, आपका 4 से। चलिए गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना एक बार, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होता है, ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट मास। अब देखो वर्क डन मतलब कार्य क्या होता है, बल गुणित डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी बटे में m हो जाएगा, ठीक। अब F का सूत्र क्या होता है, फिर से देखिए, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी बटे में m। तो m से m कट गया, एक्सीलरेशन मतलब ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस मतलब आ जाएगा मीटर। तो 2 मीटर है और 2 सेकेंड है, इसका मतलब हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा, देखिए मीटर मतलब क्या हो जाएगा, L की घात में 2 और बटे में t की घात में 2। इसका मतलब ये हो जाएगा L की घात में 2, t की घात में ऋण 2 और m की घात में 0। तो इसका हो जाएगा, देखो ये तीसरे का हो जाएगा a। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब m की घात में 0 है, L की घात में 2, t की घात में ऋण 2। अब बचा कौन सा, गुरुत्वीय तीव्रता। तो उसका जो है गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का जो सूत्र होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, F बटे में m। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मास का क्या होता है kg। अभी हमने फोर्स का निकाला हुआ है, तो वहाँ से आप फिर से डिराइव कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन बटे में आ जाएगा m। तो m से m क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो, नहीं यहाँ पर यह हो गया, गुरुत्वीय तीव्रता का होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है, हाँ सही तो है। तो इसके बाद ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन बटे में मास, तो मास से मास कैंसल, एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए हो जाएगा L और t की घात में ऋण 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये D मैच होगा आपका किससे, 3 से। तो इसका मतलब इसका सही जवाब कौन सा हुआ, 18 का सही जवाब होगा आपका C। देख लीजिए एक बार, 18 का सही जवाब कौन सा होगा, C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। A मैच होगा सेकेंड से, B मैच होगा 4 से, C मैच होगा 1 से और D मैच होगा 3 से। चलिए 19वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए एक समान विभव क्षेत्र में क्या होता है। देखिए जब हम लोग एक समान विभव क्षेत्र बोलते हैं, मतलब इस तरीके से सब जगह का जो विभव होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिश्ता होता है वो होता है E बराबर माइनस dV बटे में dr होता है, ठीक है। अगर सब जगह का पोटेंशियल सेम है, मतलब V जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आपका 0 होगा। E बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। E बराबर 0 हो जाएगा। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र के अंदर में कोई भी आवेश जो है नहीं होगा।
तो बी और सी जो है क्या होगा, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 20वें प्रश्न पे देखिए। 20वां प्रश्न है हमारे पास, घूमते हुए स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है तब, मतलब आप एक स्टूल में बैठे हो, इमेजिन करिए, और वो स्टूल घूम रहा है, फिर अचानक आपने क्या किया, अपने हाथ को जो है पहले सीधा रखा था, अब वो हाथ मतलब इस तरीके से एक स्टूल है, यहाँ पर आप बैठे हैं, आपका हाथ ऐसे पहले सीधा था, बाद में क्या क्या आपने अपने हाथ को इस तरीके से टिल्ट कर दिया, कम कर दिया, तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से जो है आपका मोमेंट, जो आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, या जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, पहले जब आपका हाथ ज़्यादा था तो उसका जो वृत्त था, जो वृत्त का त्रिज्या था वो बड़ा था, जब अपने हाथ को इस तरीके से बेंड कर दो, त्रिज्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके कारण से उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न पे चलते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं, देखिए कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है, गलत बात है। देखो जब आप कॉपर को क्या करोगे, किसी भी एसिड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, वो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, तो वहाँ से वो कैसे कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इनका इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज को देखोगे, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला तत्व तो ऊपर होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इसके नीचे होता है, तो हाइड्रोजन के नीचे में क्या होता है, कॉपर होता है, तो कभी भी कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन जो है नहीं निकल सकता है। ये आपका जो कथन है ये क्या है, गलत है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन आपके सही हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज क्या करता है, ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, बिल्कुल सही है। Mn3+ और CO+3 जलीय विलयन में ऑक्सीकरण अभिकारक होते हैं, बिल्कुल सही है। Ti2+ और क्रोमियम 2+ जलीय विलयन में अपचायक अभिकारक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब जो होगा, गलत पूछा इसीलिए ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न पे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु sp3, sp2 और sp2 संकरण है, मतलब किसमें, किस कॉम्बिनेशन में जो है आपका sp3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी में आपका क्या है, पहले वाला जो दिया है CH3, ये वाले में आपका sp3 है, ये वाले में आपका sp2 है, और ये डबल बॉन्ड है जिसके कारण से इस पर भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23वें प्रश्न पे चलते हैं, देखिए 23वां प्रश्न है, देखिए सल्फर के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, तो सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है श्वसन संबंधी रोग होते हैं, जैसे आपका सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है, ये सारी समस्याएं जो है इसके कारण से होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लाल धुआं बनता है, देखोगे धुंध जैसा बनता है ना लाल कलर का, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण बनता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब बच गया क्या, पेयजल में अगर नाइट्रेट है, अगर आपके पीने के पानी में अगर नाइट्रेट घुला हुआ है तो इसके कारण से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है हो सकता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 24वें प्रश्न पे देखिए 24वें प्रश्न में दिया है नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया में नाइट्रोजन समूह की उपस्थिति। अब देखिए यहाँ पर ना दो आंसर सही लग रहा है मुझे। एक तो पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है तो उसमें नाइट्रोबेंजीन जो होता है नाइट्रो ग्रुप में होने के कारण क्या होता है, वो क्या कर देता है, डीएक्टिवेट्स कर देता है रिंग को बाय द इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, उसको कर देता है। और दूसरा है डिक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग रिलेटिव टू मेटा पोजिशन बाय रेजोनेंस। ये दोनों के दोनों बातें जो है सही है। अब देखो व्यापम जो इसका कौन सा उत्तर जो है सही करके लेता है, ए को लेता है या सी को लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 25वें नंबर का देखिए, क्षार धातुओं में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का क्रम है। देखो आयनीकरण एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु के लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ती है। तो देखो जिसमें जो है ऑर्बिट कम होंगे उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, जिसमें ऑर्बिट ज़्यादा होंगे उसके लिए कम लगेगा। मतलब ये है, जैसे देखो मान लेते हैं दो परमाणु है, एक ए है और एक बी है। ए में जो है मान लेते हैं एक ऑर्बिट और दो ऑर्बिट है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सपोज। अब बी में जो है इस तरीके से मान लेते हैं 3 ऑर्बिट है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दोनों के बाहर वाले ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं।
अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में ए और बी में से किसके बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, आसानी से कम ऊर्जा देकर निकाल सकते हैं? आंसर है बी वाले को कम ऊर्जा देंगे तो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। न्यूक्लियस से दूर है मतलब न्यूक्लियर की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बी वाले इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी कैपेसिटी बांधने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि ए वाले में देखो ये नाभिक से पास है तो नाभिक उसको क्या करेगा, जल्दी से जाने नहीं देगा। मतलब ए वाले के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और बी वाले के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब देखिए जो लिथियम है, लिथियम क्या है, जब किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जब भी जाएंगे ना तो आप याद रखिए कि जो आपका क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाने लगते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। तो नाभिक का कंट्रोल जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर कम होने लगता है, जिसके कारण से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो लिथियम की होगी, लिथियम के बाद सोडियम की होगी, सोडियम के बाद पोटेशियम की होगी, पोटेशियम के बाद जो है रुबिडियम की होगी। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस में प्रॉपर दिया है तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जलीय घोल में साबुन द्वारा मिसेल का निर्माण सभी तापमानों पर संभव है। नहीं, एक पर्टिकुलर तापमान पर भी आप मिसेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी एक क्या बोलते हैं किसी भी टेम्परेचर पर नहीं कर सकते। जलीय घोल में साबुन द्वारा मिसेल का निर्माण एक विशेष सांद्रता के ऊपर होता है, बिल्कुल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक फिक्स्ड पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही आप क्या कर सकते हैं, मिसेल्स का फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम किसी भी टेम्परेचर या किसी भी आप उसके क्या बोलते हैं ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जो है नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 27वां प्रश्न है। देखिए जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें अलग अलग दोष पड़े होंगे, क्लास 11 से चालू हो जाता है, केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो जो शॉटकी दोष होता है ना, शॉटकी दोष में क्या होता है, जालक से समान अणु में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जो क्रिस्टल होता है ना उसमें से अगर एक धनायन गायब है तो एक ऋणायन गायब होगा, दो धनायन गायब है तो दो ऋणायन क्या हो जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब समान संख्या में केटायन और एनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, ठीक है। जिसके कारण से दो वैकेंसीज क्या होती है, खाली हो जाती है और इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। और ये कौन से डिफेक्ट के अंदर में आता है, अलग अलग डिफेक्ट्स होता है, तो यह पॉइंट्स डिफेक्ट के अंदर में जो है आता है, पॉइंट डिफेक्ट में, ठीक है। चलिए 28वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, रिसेप्टर्स शरीर की संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही, जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें जो प्रोटीन होता है वो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है। तो ए और जो बी है मतलब दोनों सही हैं और उसका सही व्याख्या जो है ये कर रहा है 28वां का। चलिए 29वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 29वां प्रश्न ये बोल रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसके लिए सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। जब ये तीनों बातें जीरो होंगी तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है करके, ठीक है। चलिए 30वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उसके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा। मतलब क्षारीयता के आधार पर आपको क्या करना है, इसको जमाना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा CH3 थ्राइस 1, फिर उसके बाद आएगा CH3 ट्वाइस NH, फिर CH3 NH2 और लास्ट में आएगा NH3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर आपको क्या करना है, क्रमानुसार जो है दर्शाना है। सबसे अधिक कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा कहाँ होगा, फिर कम आपको दर्शाना है। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले होगा आपका शिलोंग में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होता है, लगभग 3636 मिलीमीटर बारिश जो है होता है, तो शिलोंग पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर मुंबई, जहां पर लगभग 2300 मिलीमीटर के आसपास क्या होता है, बारिश होता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा आपका चेन्नई,
फिर चौथे नंबर पर आपका आएगा लेह और पाँचवें नंबर पर आएगा आपका जैसलमेर। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप में भारत एक क्या है आपका, एक जो है प्रायद्वीप है, या हम लोग बोल सकते हैं उप महाद्वीप भी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पेनिनसुला को इसका सही आंसर जो है लेकर चलेंगे। चलिए 33वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को क्या करता है, जोड़ता है। बिल्कुल सही है, हमारे भारत के नक्शे में जो है दिल्ली, मुंबई, आपका चेन्नई और कोलकाता, ये चारों को इस तरीके से जोड़ता है। ठीक है, कारण है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिख रही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ये कथन और कारण दोनों सही है और ये उसका सही व्याख्या जो है कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34वें प्रश्न पर देखिए, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको दर्शाना है। मतलब जो ऊपर आ रहा है पहले, फिर जो नीचे आ रहा है उसको बाद में आपको क्या करना है, दर्शाना है। देखिए, तो सबसे पहले कौन आएगा, देखिए गंगा तो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो गंगा जो है ये आपका पहले सबसे नॉर्दर्न में आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ गया 34 का गंगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा उसके नीचे महानदी, महानदी के बाद आएगा आपका गोदावरी, गोदावरी के बाद आएगा कृष्णा, कृष्णा के बाद आएगा कावेरी। मतलब सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पर। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? अगर हम लोग बात करें परसेंटेज के बेसिस पर तो सबसे ज़्यादा कौन है आपका, नाइट्रोजन है, जो कि आपका 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.036% है। और हीलियम वगैरह जो है बहुत ही कम मात्रा में है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिए, आर्गन जो है ये आर्गन का परसेंटेज आपका 0.93% जो है ये आपका आर्गन का परसेंटेज है। बाकी जल वाष्प वगैरह रहते हैं जो कि बहुत ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पर। रंगनाथिट्टू कर्नाटक, भरतपुर राजस्थान का संबंध किससे है? मतलब आपका ये जो दो बातें दी गई हैं, एक तो भरतपुर और दूसरा आपका रंगनाथिट्टू, ये जो है आपके क्या हैं, पक्षी अभ्यारण्य है। एक आपका कर्नाटक में स्थित है और दूसरा जो है भरतपुर राजस्थान में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है? तो जो श्री अन्न है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है मोटे अनाज या मिलेट्स के लिए जो है ये वर्ड जो है यूज़ किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2023 को जो है मिलेट ईयर जो है डिक्लेयर किया गया था। चलिए 38वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए 38वां प्रश्न है, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है? तो हमारे प्यारे भारत देश में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा क्या होती है, बारिश जो है होती है। चलिए 39वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, नाथुला, सिपकिला, बोमडीला और जोजिला, ये सब क्या हैं? ये हमारे दर्रे हैं भारत के, जो कि अन्य देशों के साथ जो है क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे जो बोमडीला है, ये बोमडीला आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में जो है मिलेगा। ठीक है, नाथुला जो है ये आपका कहाँ मिलेगा? ये आपका सिक्किम राज्य में मिलेगा। ठीक है, सिपकिला कहाँ पर मिलेगा आपका? ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जहाँ से जो है सतलज नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। और जो जोजिला है ये आपका श्रीनगर को क्या करता है, लेह से जो है जोड़ता है। तो श्रीनगर टू लेह को कंबाइन करने वाला जोजिला दर्रा है। चलिए 40वें प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका हरित क्रांति जो है आपका कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति जो है ये आपका मांस और पोल्ट्री उत्पादन से जो है क्या है, संबंधित है। इसका सही आंसर ए जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न पर। देखिए 41वें प्रश्न पे 41वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है? तो देखिए, पहला है ऊंचाई की वृद्धि में कमी और यौवन की शुरुआत में देरी। गलत है। जब आप एडोलेंसेस एज में बढ़ते जाते हैं तो आपकी ऊंचाई जो है सिग्निफिकेंटली क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कों की ऊंचाई जो है एडोलेंसेस एज में लगभग 30 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जो हाइट है वो 23 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। इसीलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा।
सेक्स हार्मोन का उत्पादन बढ़ना जिसमें वृद्धि चक्र और द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास होना, ये आपका बिल्कुल सही है। जैसे जो पुरुष होते हैं, जो बालक होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो इमर्ज होने लगता है। जो गर्ल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसके कारण से अपोजिट सेक्स में क्या होता है, अट्रैक्शन जो है होने लगता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए, शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन के बिना लगातार वजन बढ़ता है क्या? गलत है। आप जब एडोलेंसेंस एज में आते हैं तो आपका शरीर का वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं उनका वजन जो है 14 किलो तक बढ़ता है, जो बॉयज़ होते हैं उनका जो वेट है 15 किलो तक बढ़ता है, जिसके कारण से शारीरिक परिवर्तन आता है। जैसे जो लड़के होते हैं उनका छाती का चौड़ा हो जाना हो जाए, भुजाओं का जो है बाइसेप्स का क्या होना, इंक्रीज होना। गर्ल्स में जो थाइस होते हैं, जो हिप्स होते हैं, उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है वेट के साथ साथ। तो ऐसा नहीं कि शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। शरीर की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए डी को देखते हैं। देखिए, हार्मोन स्तर का स्थिर होना जिसमें मुहासे और अन्य त्वचा समस्याओं में कमी आती, बिल्कुल सही है। एक बार एक पर्टिकुलर एज को जब आप क्रॉस कर जाते हैं, आपके अंदर में एडोलेंसेंस एज के बाद हार्मोन्स का बैलेंस जो होता है वो स्थिर हो जाता है, जिसके कारण से मुहासे वगैरह जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो बी और डी जो है ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बी और डी नहीं दिया रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी आप देख सकते हैं कि व्यापम इसका आंसर जो है क्या लेता है। मेरे हिसाब से बी और डी जो है दोनों आंसर जो है इसके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न पर। देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में आपका क्या दिया है, प्रभ कार्यों का निर्माण, मतलब इंग्लिश में पढ़ते देखो, विच स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन डिफरेंट ऑप्शन टू डिटरमाइन द इफेक्टिव एक्शंस। इफेक्टिव एक्शंस लेने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास उपलब्ध विकल्प हैं उनका फिर से मूल्यांकन करोगे कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के क्या होते हैं, मतलब संचय के होने के कारण क्या क्या होता है। देखो, जो लैक्टिक एसिड जो होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर के वो मसल्स जो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आपको क्या होगा, शारीरिक थकान होगा, सिर दर्द होगा, निसरता होगा। जैसे आप एक्सरसाइज अचानक करोगे जिम में किसी दिन एक्स्ट्रा, तो आपको थकान लगेगा, आपको सिर दर्द होगा, निरस्ता होगा। वो किस कारण से होता है, लैक्टिक एसिड के कारण से जो है होता है। तो बी सी डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए 44वें प्रश्न पे चलते हैं। बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आपका कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये आपको दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज़ों से क्या होता है, मिलता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए होता है। चलिए 45वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, परिधान सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व धारणा को कैसे प्रभावित करता है? आपका जो क्लोथिंग है आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है? जब आप अच्छे कपड़े पहने रहेंगे, कहीं पर पहन के जाएंगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इन्हेंस करता है, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये 46वां बायो का क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, बायो के क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक, आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न पर। देखिए, प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। अगर आपको सेविंग वगैरह करना है तो आप कौन कौन से स्टेप्स को पहले लेंगे, कौन से स्टेप्स को जो है आप बाद में लेंगे। तो देखिए, पहले तो आप अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करेंगे कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे एक्सपेंडिचर कितने हैं, आप उसका पहले क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे। फिर उसके बाद आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, टारगेट फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, विकल्प को खोजेंगे कि ग्रो मेरे लिए अच्छा है कि एंजल स्टॉक मेरे लिए अच्छा है, उसका चयन करेंगे। और लास्ट में जब हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, तो फिर आप क्या सोचोगे कि कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ कितना पैसा आपका जाएगा। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज़ द राइट आंसर। 48वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के किसी इनाम की उम्मीद के, इसको परोपकारिता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सहानुभूति तो नहीं होगा, प्रासामाजिक व्यवहार भी नहीं होगा, अनुशासन भी नहीं होगा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे जो बेस्ट सूटेबल है वो नैतिक विकास, आपका मोरल डेवलपमेंट कर सकता है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए 49वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए,
आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, सही सही कौन सा चीज़ होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले तो आप क्या करेंगे, कमरे में प्रकाश की स्थिति और कार्य को ध्यान रखेंगे कि उस कमरे में लाइटिंग कितना है और उस रूम में क्या काम होने वाला है। क्या वो वर्किंग है, ऑफिस रूम है, या सिर्फ बेडरूम है, आराम करने का काम है, या कुछ और है, उसको आप पहले देखेंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी कलर्स का सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद रंग चक्र में संपूरक रंगों का चयन करेंगे। जैसे आपने रेड और ब्लैक कलर को या रेड और ब्लू को चुन लिया, इसके बाद आप बॉर्डर करने के लिए, खिड़की वगैरह में अलग अलग कलर को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग करेंगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, रंग वितरण और संतुलन को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 50वें प्रश्न पर देखिए, उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता जैसे ISI एग मार्क और FSSAI पूरा होना चाहिए। ये गलत है। मतलब हर प्रोडक्ट में आपका ये सब लेबलिंग हो ऐसा कोई ज़रूरी जो है नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अलग अलग लेबलिंग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। जैसे जो ISI मार्क है ये आपका किसके लिए किया जाता है, उन सब चीज़ों के लिए किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, ऑटोमेटिव टायर्स होते हैं, ये सब जगहों में ISI मार्क होता है। वहीं पर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस जो होता है ये आपका जो है बर्तनों के लिए, पैकेजिंग के लिए जो है किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है ये आपका रहे। कारण इसका सही है। लेबलिंग देने का मतलब ये होता है कि उपभोक्ताओं को क्या करना है, खतरनाक सामानों को बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता से सुरक्षित करना है। तो इसीलिए आपका कथन गलत है और जबकि कारण क्या है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 वाले क्वेश्चन पर। एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे क्या करता है, इंक्यूबेट देती है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं उसे जो है क्या करने लगती है, सेने देती है। ये आपका क्या कहलाता है, अंड परिजीविता कहलाता है। और ये खासकर कहाँ पर होता है, ये जो खासकर कोयल और कौवे जो होते हैं वहाँ पर होता है। जो कोयल होता है अपने अंडे जो है क्या करते हैं, कौवे के यहाँ छोड़ देता है और फिर अपने काम में जो है क्या होता है, निकल जाता है। तो इसको अंड परिजीविता जो है कहा जाता है। चलिए 52 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरदन के रासायनिक संघटनों द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में अपघटन की दर धीमी होती है यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर हो। अगर आप डिकम्पोजिशन में जो है लिग्निन और चिट्रिन को क्या कर रहे हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर तेज़ी से हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो जाएगा। इसलिए जो है देखे होंगे कि किसी भी चीज़ को सड़ाने कराने के लिए उसमें नमक जो है डाला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो जल्दी सड़ता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53वें प्रश्न पर। देखिए, नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जी। आपका जो NPP होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राथमिक जो चरण या प्राथमिक स्तर के जो भी मतलब जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्राइमरी में से रेस्पिरेशन में जितना लॉस हुआ उसको घटाकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 54वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, सजीवों को पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषण स्तर के क्रम में आपको क्या करना है, दर्शाना है घटते। ठीक है, तो देखिए पहले आएगा आपका पादप, प्लवक, घास और वृक्ष, ये प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आएगा आपका जंतु, प्लवक, टिड्डे और गाय दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आपका पक्षी, मछली वगैरह आएंगे और लास्ट नंबर पर जो है मनुष्य और शेर जो है आएंगे। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55वां प्रश्न है, प्रकृति में परभक्षी विवेकी हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है। प्रकृति में जो परभक्षी मतलब दूसरों का जो शिकार करके जो अपना भोजन बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा विवेकशील होते हैं। कैसे विवेकशील होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो सांप है, सांप का भोजन क्या होता है, मेंढक होता है।
तो सांप क्या करेगा, लगातार मेंढकों का भोजन लगातार नहीं करेगा, एक दिन में 10, 20, 25 ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपना दिमाग को लगा कर क्या करेगा, मेंढक का शिकार करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, अगर मेंढक को खाने लग जाएगा तो मेंढकों की जो आबादी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मेंढकों की आबादी खत्म हो जाएगी तो सांप को भोजन कहाँ से मिलेगा, सांप को तो भोजन ही नहीं मिल पाएगा, तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए जो परभक्षी होते हैं उनको कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कथन भी सही है और ये आपका कारण भी जो है सही है और उसकी सही व्याख्या जो है कर रहा है। चलिए 56वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए डोडो, ये जो डोडो जंतु है ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, देखिए डोडो आपका पाया जाता है ये पाया जाता है आपका मॉरिशस वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद जो क्वेगा है, क्वेगा आपका पाया जाता है आपका कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। थाइलेसिन पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। स्टेलर समुद्री गाय पाया जाता है आपका रूस में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं, मतलब एलन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ठंडे जगहों में अगर किसी भी जंतु को रहना है तो उसके कान क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और उसके पैर भी कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, जिसके कारण से वो क्या कर सके, हीट प्रिवेंशन या हीट लॉस को वो कम कर सके। तो 1 और 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 वाले क्वेश्चन पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता क्या होती है, सामान्यतः जो है घटती है। मतलब हमारे पृथ्वी में ये जो है आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। तो आप नॉर्थ पोल की तरफ चले जाओ या साउथ पोल की तरफ चले जाओ, वहाँ पर जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें जो भिन्नताएँ जो होती हैं वो क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बर्फ़ है, रहने के लिए अच्छे जगह नहीं है, तापमान लगातार कम होता रहता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो ये सब कारणों से वो जो है क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 वाले क्वेश्चन पर। देखिए शुष्क तारंभी अनुक्रमण की घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। देखिए 59 वाले क्वेश्चन में तो सबसे पहले आएगा लाइकेन द्वारा चट्टानों पर जो है क्या होता है, यहाँ पर देखिए लाइकेन द्वारा चट्टानों पर अम्ल का स्त्रावण, सी पहले आएगा। ठीक है, सी आपका पहले नंबर पर हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखिए उसके बाद आएगा आपका ये आपका जो है बी इसका सही आंसर है। देखिए अब देखते हैं, इसका सी पहले आ गया, फिर आएगा ब्रायोफाइट जैसे छोटे पौधों का उगना आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बड़े पौधों का हो जाएगा, फिर स्थिर चरमावस्था हो जाएगा और लास्ट में चरम सीमा समुदाय का ये हो जाएगा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 60वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो ओजोन की इकाई को जो है डाप्सन यूनिट से जो है मापा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो जीएस का जो 20 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।